ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो नाउन और प्रोनाउंस के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं नॉर्मली इंग्लिश के अंदर, वो कौन सी होती हैं। हमारा आज 6 लेक्चर है एमडी कैट का। और ये बुक आपके सामने है, रैनन मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैनन मार्टिन। नाउन और प्रोनाउन की आ, जो इस्तेमाल में हमसे कौन सी गलतियां हो सकती हैं वो हम जो है वो आज पढ़ेंगे, और कौन सी नॉर्मली होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट नंबर 123 है, रूल नंबर 123 है, वो ये है कि कुछ काउंटेबल नाउन होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है। तो अब काउंटेबल नाउन अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होंगे, अनकाउंटेबल नाउन, तो उनके साथ एस कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ज़रा सोचें कि बचपन से अब तक आप एप्लीकेशन में लिखते हो कि आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। ठीक है, पीस ऑफ वर्क यानी मुझे एक काम है। ठीक है। तो अगर आप ये कहते हैं कि मुझे एक काम है और हम उसको एक अ पीस ऑफ वर्क कहेंगे, अगर मुझे दो काम है तो मैं कहूँगा टू पीसेस ऑफ वर्क। ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इनके साथ एस नहीं आ सकता। मैं टू वर्क्स नहीं कहूँगा कि मुझे दो काम है ना मार्केट में, तो मैं ये नहीं कहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कि जो है आई हैव टू पीसेस ऑफ वर्क। अब इस मसले का हल क्या है। मतलब अब एडवाइस, एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसका कोई रूल नहीं होता कि भाई कौन से अनकाउंटेबल नाउन, बस आपने याद रखना है कि ये जो नाउन है, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, वर्क, बिजनेस, वेदर, ट्रैफिक, सीनरी, पेपर, इनका मोस्टली जो है वो क्या होता है कि अ, इनके साथ एस नहीं लगता जब ये प्लूरल इस्तेमाल होंगे। तो फिर इसका हल क्या है। तो उसका हल हल ये होता है कि अगर उसको कलेक्टिवली हम यूज कर लेंगे, जैसे द सीनरीज आर वेरी गुड, द सीनरी इज वेरी गुड। सीनरी हमेशा चाहे मनाजिर जितने भी खूबसूरत हों, अब सीनरी का मतलब मनाजिर होता है, बहुत सारे मनाजिर हों, उनको कलेक्टिवली हमने सीनरी ही कहना है, सीनरीज नहीं कहना। ठीक है। एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस होगा, या आ पीस ऑफ एडवाइस भी हो सकता है। तो वर्क के साथ अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ पीस ऑफ वर्क इन द मार्केट, तो अब आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, जैसे आप एप्लीकेशन में लिखते थे, तो वर्क के साथ अभी कभी भी एस नहीं होता। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, हमने तो वर्क के साथ देखा है कि वर्क के साथ एस लिखा होता है इंग्लिश में। तो वो वर्क के साथ जो एस लिखा होता है ना, वो तब होता है जब वर्क बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे हम कहते हैं ही वर्क्स हार्ड, लेकिन जब वर्क नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो वर्क के साथ कभी एस नहीं होगा, तभी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कहते थे। तो आपने ये याद रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है ये लिस्ट है, और जो काउंटेबल ऊपर लिखा हुआ है ना कि जैसे बुक, टेबल, तो इनके साथ तो एस आ सकता है, तो इसमें तो कोई इशू नहीं है। काउंटेबल नाउन के साथ एस आएगा। लेकिन लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अब मसला तब होता है कि क्योंकि ये जो हम जिनको इंग्लिश में अनकाउंटेबल कहते हैं उनमें से वो बहुत सारे उर्दू में काउंटेबल हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने वो उस वजह से मिस्टेक होती है हमसे, तो हमने इंग्लिश की लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को देखना है कि ये वर्ड्स, और मोस्टली ये वाली लिस्ट आप वर्ड याद रख लेंगे कि भाई इनके साथ एस नहीं लगाना, ये अनकाउंटेबल नाउन है। उम्मीद है ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। ये बड़ा आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ये वाला जो टॉपिक आज का है। द यूज ऑफ पोसेसिव और जेनेटिव केस केस शुड बी कन्फाइंड टू द फॉलोइंग। अच्छा, कि जो आपका जेनेटिव होता है केस, जेनेटिव केस या पोजेसिव केस, वो कहाँ लगाना होता है। जेनेटिव केस, पोजेसिव केस होता क्या है। मसलन आप में से कोई बच्चा है, मैं उसको कहता हूँ आमना है स्टूडेंट, तो आमनाज बुक मैं कहूँगा। अच्छा, अ, अब आप ये मुझे बताएंगे आप लोग कि अगर मैं, लैपटॉप है मेरे पास ना, तो उसका मैं कवर खरीदता हूँ, तो मैं लैपटॉप्स कवर मुझे कहना चाहिए, कवर ऑफ द लैपटॉप ज़्यादा ठीक है। बेजान चीज़ के लिए कवर ऑफ द लैपटॉप कहूँगा या लैपटॉप्स कवर। Cover of the letter. ठीक है ना। कवर ऑफ लैपटॉप। लेकिन अगर मैं किसी इंसान की बात करूंगा तो मैं इसके साथ उसको उसके लिए साथ जेनेटिव केस लगाऊंगा, एस। वो जो जेनेटिव केस होता है ना इंग्लिश का पोजेसिव, वो ये होता है कि जैसे आमना लिखा हुआ है, आमना और आगे अपोस्ट्रोफी, और एस आमनाज बुक्स, जैसे द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लाइंस मेन, नेचर्स लॉज, फॉर्चून्स फेवरेट। अच्छा, अब उसमें जो जो इंसान होगा उसके साथ तो हमेशा ये लगेगा, अपोस्ट्रोफी लगेगी और एस लगेगा। लेकिन कुछ ट्रेडिशनल वर्ड्स होते हैं, जैसे अब ये जो है जानवर है, जो शेर की आयाल होती है ना, जो बाल नहीं होते उसको मेन कहते हैं। ये आपने पेरो वर्ड में पढ़ा होगा, MANE वाला मेन। इस तरह के वर्ड्स को याद रखा करें, ठीक है। ये पेरो वर्ड्स में वैसे वोकैबुलरी में आ जाता है, तो इनके साथ भी आप एस लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली आपने क्या करना है, इंसान के साथ ही लगाना है। और वो कहते हैं कि कुछ स्टीरियोटाइप्स फ्रेजेस, स्टीरियोटाइप फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि जो यूजुअल ट्रेडिशनल फ्रेजेस हैं
फॉर कॉन्शियस सेक, जैसे हम कहते हैं ज़मीर के लिए, फॉर गुडनेस सेक, खुदा के लिए, एट इज फिंगर्स एंड्स, कोई उसको ये चीज़ जो है वो याद है, फिंगर्स एंड्स, ये आपने ईडियम पढ़ा होगा, तो इनके साथ भी लगता है। लेकिन मैं जो आपको पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि वो बेजान चीज़ के साथ आपने ऑफ लगाना है, एस नहीं लगाना, सिवाय ये जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, कि जो ट्रेडिशनल सेंटेंसेस हैं, ठीक हो गया। तो जेनेटिव केस उन्होंने कहा है, ये जो जेनेटिव और पोजेसिव केस है, एक ही नाम है, वो कन्फाइंड है, महदूद है इन केसेस में, 1 2 3 जो कि आपको मैंने बताया, ठीक हो गया। इसको आपने दोबारा एक दफ़ा, जब आप मेरे लेक्चर के बाद इसको आप पढ़ा ज़रूर करें नेक्स्ट डे, अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगी, और आपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करनी है, आज भी आपको मैं कुछ असाइन करूंगा जो कि आपने करनी है। 125 है, when two nouns in the possessive case are in the apposition, the apostrophe with s is added to the last one only। अगर नाउन दो हैं और दोनों पोजेसिव केस में है, और वो एपोजिशन में है, एपोजिशन, ये अपोजिशन नहीं है, क्या है ये, एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब ये होता है कि उनका दो का जिक्र किया गया है, ठीक है, और उसमें दूसरे का ओहदा बताया गया है। मसलन कैसे, दिस इज माई अंकल द इंजीनियर्स ऑफिस। अब ये थोड़ा सोचो, ये मेरे अंकल जो कि एक इंजीनियर हैं उनका दफ्तर है। ये जो कॉमा लगा के आगे उसका बंदे का ओहदा लिखा हुआ है, या उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो आपने जो एस है फिर उसके साथ, अंकल्स के साथ नहीं लगाना, आपने अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है उसके उस ओहदे के साथ, या उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। माई ब्रदर हैरीज वॉच, तो हमारे पास माई ब्रदर्स वॉच नहीं कहेंगे, माई ब्रदर्स हैरीज वॉच कहेंगे, ठीक हो गया। ठीक है ना, ये ब्रदर के साथ नहीं, हैरी, मेरा भाई जिसका नाम हैरी है उसकी ये घड़ी है, तो हम अपोस्ट्रोफी जो है दूसरे वाले के साथ लगाएंगे, एपोजिशन। मतलब ये एपोजिशन वाला और है, दो वाला और है, और एपोजिशन वाला और है। एपोजिशन का मतलब ये होगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ये देखिए 125 को उन्होंने 125 ए लिख दिया है। अब इसका अलग उन्होंने अलग अलग रूल नहीं बनाया, ठीक है, ये वही है। इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दो नाउन्स हों और दोनों की पोजेशन शो की गई हो, उनकी ज्वाइंट पोजेशन, ठीक है, तो फिर आप पहले वाले के मुताबिक लगाएंगे या बाद वाले के मुताबिक, बाद वाले के साथ लगाएंगे, बाद वाले के साथ लगाएंगे। द किंग एंड द क्वींस जर्नी टू इंडिया, राइट। तो बादशाह और मलका दोनों ने सफ़र किया, तो अगर दो का जिक्र है, दरम्यान में एंड है, तब भी हम अपोस्ट्रोफी सेकंड के साथ ही लगाएंगे, दोनों के साथ अलग अलग नहीं लगाएंगे। आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे आमनाज एंड अलीज बुक, मतलब अगर दोनों की कॉमन पोसेशन है, राइट। इससे कुछ रिलेटेड आगे कॉन्सेप्ट आएंगे भी सही, ठीक है। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रूल नंबर 126। Grammarians formally recommended that the complement the verb to be when it is expressed by a pronoun should be in the nominative case. Today, the use of a nominative form is considered extremely formal and overcorrect. अच्छा, किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में जो ट्रेडिशनल इंग्लिश हुआ करती थी, वो ये कहते थे कि अगर आपने वर्ब टू बी कौन से होते हैं, इज एम आर वाजवर, और हाँ, इज एम आर वाजवर, ये पांच, इनको हम वर्ब टू बी कहते हैं। तो जब इनके साथ प्रोनाउन आता था, तो पुरानी इंग्लिश में इट इज़ आई लिखते थे। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में ये जो है वो क्या होगा, आई नहीं होगा, मी ही होगा, क्योंकि देखिए ना, इट इज़, वो लिखे हैं रेयर, इट इज़ आई, नहीं, पुरानी इंग्लिश में हमने इसको फॉलो करना है, इट इज़ मी। देखिए ना, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि इट इज़ की मी, ये मी जो है ये इसका, ये मुझे बताएं आप, प्रोनाउन के आपको याद है नॉमिनेटिव केस और एक्यूजेटिव केस, ज़रा मुझे थोड़ा फीडबैक देना, मैंने आपको पढ़ाया है कुछ दिन पहले। उनका फाइली हालत मफूली हालत जो पढ़ाई थी प्रोनाउंस का, वो पूरा चार्ट सा बनाया था। जी सर। तो उसमें आए जो है वो नॉमिनेटिव केस होता है, यानी आपका बतौर सब्जेक्ट। तो वैसे भी कॉमन सेंस भी थोड़ी सी आपको अपील, माइंड भी आपका अपील यही करेगा कि यहाँ इसका ऑब्जेक्ट केस आएगा। इट इज़ आई, आई जो होगा वो बतौर फाइल इस्तेमाल होता है, तो वो शुरू में आना चाहिए। और जब बतौर मफूल इस्तेमाल होगा मी, ऑब्जेक्ट, तो इट विल बी प्लेस्ड एट द एंड, और एट द एंड जो है इसकी मफूली हालत ही आएगी। प्रोनाउन वाला चार्ट, इट वाज हिम। पॉइंट ये है कि प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस, देखे ना, ये नॉमिनेटिव केस नहीं लगाना हमने, ये नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम है सब्जेक्ट केस जिसे हम कहेंगे। तो हम कहेंगे इसका अक्यूजेटिव केस जो है वो लगाएंगे, अक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव, या बल्कि उन्होंने वर्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज किया उन्होंने, ये आसानी के लिए। एक्चुअली इसका नाम अक्यूजेटिव भी होता है, प्रॉपर इसका जो है टेक्निकल नेम जो होता है ग्रामर के अंदर, राइट। The object of a verb or of a preposition when it is a pronoun should be in the objective form. That's very simple, कि भाई जब भी preposition के बाद pronoun आएगा, ठीक है, और बतौर ऑब्जेक्ट आएगा,
वर्ब का या preposition का मफूल, तो और जब बाद में आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा आपकी, यानी मफूली हालत आएगी। मतलब बिटवीन यू एंड मी लुक अफेयर्स लुक डार्क, तुम्हारे और मेरे दरमियान मामलात जो हैं वो ख़राब हैं, एक बंदे को आप बता रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मी आय क्यों नहीं होगा, हालांकि ये जुमले के शुरू में है, क्योंकि ये जो आय है ये बिटवीन के बाद आ रहा है। इसकी वजह जो है वो पोजीशन नहीं है इसकी, अदरवाइज शुरू में या दरमियान में आई होता है। इसकी वजह ये है कि ये आ किसके बाद आ रहा है, पोजीशन का ऑब्जेक्ट है ना, कि तुम्हारे और मेरे दरमियान, तो ये यू, यू का तो ये है ना कि इसका फाइली और मफूली हालत दोनों ही यू होती हैं। लेकिन इसमें इनका जो है क्या है कि ये बिटवीन के बाद आ रहे हैं। और यहाँ देर इज़ नो रियली डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, यहाँ भी बिटवीन यू एंड मी आएगा। और लेट यू एंड मी नॉट आई डू इट, यहाँ भी जो है बतौर ये मफूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ ये लेट की वजह से आ रहे हैं, लेट एक वर्ब है, लेट इज़ अ वर्ब, लेट यहाँ बतौर वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और यानी इजाज़त दो, आओ, ठीक है ना। वाई यू नॉट लेटिंग मी गो, जैसे लेटिंग मी गो, लेटिंग लेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जब प्रोनाउन आएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, मुझे आप ये आप लोग बताएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म में आएगा या ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा? सर सर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑब्जेक्टिव में। फॉर्म ऑब्जेक्ट में। फॉर्म में आएगा, चाहे वो जुमले के शुरू में या दरमियान में ही आपको लगा हुआ नजर आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे मिस्टेक हो सकती है कि भाई आप कहेंगे नहीं ये तो जुमले के शुरू में आ रहा है, जैसे बिटवीन यू, सर यू का तो, अच्छा अगर इधर ही होता तो फिर हम कहते बिटवीन हिम एंड यू, यहाँ बिटवीन ही ना लगाते, हालांकि ही शुरू में आ रहा है, लेकिन हमने ये इस प्रेपोजिशन को देखना है कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा। देखें, असल चीज़ ये है, आप लोग अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल चीज़ ये होता है कि ये रूल्स तो पेपर में नहीं आना ना लिखने के लिए, इन रूल्स की एप्लीकेशन आनी है। एक्चुअल जो इंग्लिश में चीज़ होती है वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, अदरवाइज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मसलन मैं आपको 100 दफ़ा पढ़ा दूं कि ये रूल है, ये रूल है, जब तक आप उसको उन रूल्स को अप्लाई नहीं करोगे एक्सपेरिमेंटली एक्सरसाइज के ऊपर, तो वो सॉल्व नहीं होगा। मैं अब आपको ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी रोज़ाना सेंड किया करूँगा, मेरे पास बनी हुई हैं, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद करवाया करें कि आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसकी अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक है। तो वो आपको इंशाल्लाह मैं सेंड कर दूंगा आज। सर जी जी, हाँ जी। सर ये लेट वाली बात थोड़ी समझ में आई। पॉइंट ये है कि देखें, उन्होंने जुमले ऐसे दिए हैं जहाँ मिस्टेक ज़्यादा होती हैं। आपने लेट को एक बतौर वर्ब समझना है, लेट। पॉइंट ये है कि लेट के बाद जो प्रोनाउन आएंगे, यू भी प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है, तो पॉइंट ये है कि इनकी मफूली हालत आएगी, सिंपल सी बात है। आपको ये क्या, ये समझ नहीं आ रहा कि लेट वर्ब क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा, या ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोनाउन नहीं है। इसका मतलब, इस जुमले का मतलब ये बनता है कि तुम्हारा, नहीं ये कि तुम और मैं इसको करते हैं, ठीक है। लेट यू एंड मी डू इट, कोई एक्टिविटी है जिसको हम सजेशन दे रहे हैं, तो सजेशन दे रहा है एक बंदा, तो आओ हम इस एक्टिविटी को करते हैं, तो लेट को बतौर हम वर्ब ट्रीट करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा भी आपको जो पॉइंट मिस होगा ना, मैं आपको एंड पे दोबारा बताऊंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है। A pronoun chief directly other after then or as is usually in the objective case unless there is a verb after it. अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, बात ये बड़ी आसान सा है कि अगर आपके पास प्रोनाउन अगर लगाना है आपने देन या एज के बाद, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। लेकिन देन या एज के बाद वर्ब भी लगाओ, देखें अब, ये देखें बस, ये ही इज टॉलर देन मी, तो देन के बाद ये जो प्रोनाउन लगा हुआ है मी, ये आई नहीं होगा, मी होगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इसके साथ अनलेस देर इज अ वर्ब आफ्टर इट, ही इज टॉलर देन, मोर फॉर्मल, ये नीचे वाली एग्जांपल हम पढ़ते हैं, ही इज टॉलर देन मी, ठीक है, ही इज टॉलर देन आई एम। अगर अब वर्ब उसके बाद लगाना है फिर आप इसका नॉमिनेटिव केस लगा देंगे, ठीक है, कि देन के बाद आई, यहाँ आई इसलिए आएगा कि क्योंकि इस आई के बाद हमने लगा दिया वर्ब एम, इस हेल्पिंग वर्ब को आपने वर्ब ही समझना है, ठीक है, इज टॉलर देन आई एम, ठीक है। तो ये ठीक होगा। तो ये एक्चुअली ये दोनों जुमले ठीक है, ये वाले दोनों। गलत तब होते हैं कि अगर हम इधर आई लगा देते और इधर मी लगा देते, तब ये दोनों गलत होते हैं ना। हमने ये याद रखना है कि हम देन के बाद और दूसरा कौन सा एज के बाद प्रोनाउन की कौन सी हालत आएगी, जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आएगा,
अदरवाइज, और अगर वर्ब भी होगा साथ बात, तो उसके बाद हम उसका सब्जेक्ट केस लगा देंगे। क्या इस बात की समझ आई है आपको, ये नहीं आई? बेशक बताएं आप लोग ओपनली। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। जैसे अगर आपको मैं यस सर। मसलन मैं ये कहता हूँ, आप में से किसी एक को ये कहता हूँ कि शी आमना इज मोर इंटेलिजेंट देन हर, तो ये ठीक है। लेकिन अगर या मैं कह सकता हूँ आमना इज मोर इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट देन शी इज, फिर मैं शी लगा दूंगा, हर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आगे इज वर्ब भी है। तो पॉइंट ये है कि भाई आपने इसका मफूली हालत लगानी है। फाइली हालत तब लगानी है जब उसके बाद एक वर्ब होगा। तो ये आप एग्जांपल्स बाकी देख लीजिएगा। 129, अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। ये पॉइंट आप अब आप कल जो मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें भी आया था, ठीक है। लेकिन खैर वो तो सॉरी, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था ना। ये आप इसको कह लें, इस रूल को कह लें कि ये प्रोनाउन सब्जेक्ट एग्रीमेंट है। कि देखें, अब देखें, आपने जब वर्ब लगाना होता है तो वो सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। मतलब कैसे? मैं आपको ये बात अभी आपको मैं समझाता हूँ ये बात, कि आल पैसेंजर्स शो देयर टिकट्स, मस्ट शो देयर टिकट्स। अब आल पैसेंजर्स के साथ अगर कोई वर्ब होता तो मतलब हम लगाते, उसके ज्यादा लगाते, मतलब आर या इज ना लगाते। अब इधर हमने लगाया है देयर टिकट्स, तमाम पैसेंजर अपनी टिकट्स दिखाएं। यहां हमने हिज या हर नहीं लगाया। तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि आपने जब प्रोनाउन लगाना है तो वो उसके एंटीसीडेंट के मुताबिक लगाना है। एंटीसीडेंट बताया था ना क्या होता है, याद होगा आपको, पहले लेक्चर के अंदर बताया था, बिल्कुल पहला लेक्चर था, और दूसरे लेक्चर में भी मैंने आपको यस बताया। सर। तो यानी पॉइंट ये, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पहले आने वाला। तो जिसकी जगह प्रोनाउन आता है तो आपने प्रोनाउन भाई अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक लगाना है। जैसे आपने वर्ब अपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, तो आपने प्रोनाउन भी अपने सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है, और वो देख के लगाना होता है। एवरी मैन मस्ट बियर हिज ओन बर्डन, ईच ऑफ द गर्ल्स गेव हर ओन वर्जन ऑफ द अफेयर्स। अच्छा, इसमें भी एक ये होता है कि जब आपको जेंडर ना पता हो ना, जेंडर, कि अब सारे बच्चे बैठे हैं तो आमतौर पे मेल जेंडर हिज ही कहते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में उसको भी वो देयर कहते हैं। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि मॉडर्न इंग्लिश में इंडिविजुअल के लिए बाज दफ़ा देयर इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक अलग बात है इससे। तो बहरहाल ये है कि आपने अब प्रोनाउन सब्जेक्ट को देख के लगाना है, गलती नहीं करनी। 130, इन referring to anybody, everybody, everyone, anyone, the pronoun of the masculine or the feminine gender is used according to the context. अगर आपने एनीबडी लगाना है, एवरीबडी लगाना है, एवरीवन लगाना है, एनीवन लगाना है, तो आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है कि भाई लड़के हैं, ये लड़की हैं, मर्द हैं, ये औरतें हैं। अगर ना पता हो तो फिर वो मैंने आपको जो अगली बात बताई वो नीचे अभी आ रही है, पहले अपने ये देखते हैं। आई शिल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज। अब बॉयज हैं सारे के सारे क्लास में, तो एवरीवन के साथ ऑफ माई बॉयज क्लियर हो गया है, तो हम ज़रा हिज लगाएंगे। गर्ल्स होगा तो हर लगाएंगे क्लैरिटी के लिए। तो what pronoun should be used for referring back to anybody everybody when the sex is not determined? जब आपको जेंडर पता ही नहीं है कि बच्चे हैं, तो उसमें पुरानी इंग्लिश जो थी, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं ना, चलो भाई हर बच्चा एक किताब लाएगा। लड़के और लड़कियां ऐसे बैठे ना इकट्ठे, तो हम कहें, हर बच्चा किताब लाएगा, ठीक है। मेल प्रोनाउन को यूज कर देते थे, सेगा जिसे कहते हैं सबके लिए। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता था, लेकिन आम मॉडर्न इंग्लिश में वो कहते हैं कि नहीं, फेमिनिज्म आ गया ना, तो फेमिनिस्ट कहते हैं कि नहीं, वो फिर मर्द को बर्तरी नहीं हासिल होनी चाहिए, तो उसको हमें वो देर लगा देते हैं सिंगल के लिए भी। और ये थोड़ी सी आपको बात अजीब लगेगी, ठीक है। ये देम और देर नहीं, वो सबके लिए, इंडिविजुअल के लिए भी देर लगा देते हैं। एवरीवन मस्ट ब्रिंग देयर बुक्स, हिज या हर नहीं कहते। बहरहाल हम ट्रेडिशनल इंग्लिश, पुरानी इंग्लिश के मुताबिक, हम जेंडर नहीं पता होगी तो हम जो है वो मेल जेंडर यूज कर देंगे, राइट। तो ये इसमें आम गलती होती है, बड़े ये टॉपिक आसान है, ये मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो था दैट वाज बिट टफ एक्चुअली, ठीक है। आज मैंने जरा क्लास जल्दी खत्म करनी है। A definite word as the antecedent of the relative pronoun which makes the sentence easier to understand than is possible otherwise. Thus, the sentence "his foot slipped," which caused him to fall easily, would be easier. Reading and hence better. His foot slipped and this caused him to feel breath. अच्छा, to fall heavily. कि अगर आपके पास कोई डेफिनेट वर्ड हो और रिलेटिव प्रोनाउन विच उसके साथ आया हो, तो उसको आपने उसको उसमें क्लैरिटी शो करनी है। मसलन आपके पास, आई वेंट होम फॉर माई अम्ब्रेला एंड दिस प्रिवेंटेड मी फ्रॉम बीइंग इन टाइम। एक मिनट, आई गेव हिम सॉवरेन,
एंड दिस लेफ्ट मी पेनीलेस। ही फेल हैवीली एंड दिस काज्ड हिम ग्रेट। हाँ, कि जब आपने विच जब लगाते हैं ना, विच, तो उससे मीनिंग क्लियर नहीं होता कि विच कौन सा, किसको डोनेट कर रहे हैं आप, ठीक है। मसलन मसलन आप कहते हैं ना, हिज स्लिप्ड फुट, हिज फुट, हिज फुट स्लिप्ड, विच काज, अगर हम यहाँ विच लगाते, ठीक है, तो उसमें पॉइंट ये है कि विच काज्ड हिम टू फॉल हैवीली, भी ठीक है, बात तो समझ आ जाएगी कि इस एक्टिविटी की वजह से। लेकिन वो विच पॉइंट ये लग रहा है कि अगर आप पूरी एक एक्टिविटी को डोनेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, सॉरी डोनेट नहीं, डोनेट और वर्ड है, डोनेट और वर्ड है, डिनोट और है ना, आपने फिजिक्स में पढ़ा जैसे डिनोटेड बाय। तो एक्टिविटी के लिए आप ऑल दिस करें तो जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। विच जो होगा वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, विच तब इस्तेमाल करते हो ना जब एक चीज को अम, आप मेंशन करें, जैसे मसलन सुने, आई बॉट एन अम्ब्रेला विच वॉज वेरी अगली। तो यहाँ विच ठीक है कि मैंने एक अम्ब्रेला खरीदी और वो बड़ी ही बदसूरत किस्म की थी, ठीक है, और वहां विच ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे हिज फुट स्लिप्ड, ये पूरी एक्टिविटी थी, इसका फुट जो था वो स्लिप हुआ और इस एक्टिविटी की वजह से वो गिर गया, तो इसलिए फिर यहाँ लगाएंगे एंड दिस। यहाँ विच नहीं लगाना आपने। अब विच लगाते तो हैं लोग बोलते हुए, लेकिन ग्रामेटिकली ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, and which, but which, the relative itself fulfills the purpose of conjunctions. Hence, no conjunction should be placed before it except to join together two relative clauses referring to the same antecedent. अच्छा, आप जो है which लगा सकते हैं, और relative itself fulfills the purpose of conjunction, hence no conjunction should be placed before it except to join. conjunction इससे पहले नहीं लगानी। अब हमारे पास एक सेंटेंस होता है, he possessed a sandalwood table which was, ये एक वो है, लकड़ी का नाम है, विच वॉज ऑफ एक्सीलेंट वर्कमैनशिप एंड विच हैड बीन इन हिज फैमिली फॉर जनरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो दोबारा एंड लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कंजंक्शन यहाँ एंड नहीं लगानी, ठीक है। आप उसके बारे में एक ही दफा बात करते हैं, मतलब इसको कैसे हो सकता है कि ही पोसेस्ड अ सैंडलवुड टेबल विच वॉज ऑफ एक्सीलेंट वर्कमैनशिप एंड हैड बीन इन हिज फैमिली फॉर जनरेशन। दोबारा विच भी नहीं लगाना और दोबारा आपने एंड भी नहीं लगाना। ये आप लोगों ने इसको याद रखना है, क्योंकि इसको इसकी ये रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो सेंटेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथी हो जाएगा। तो ये सेंटेंस वैसे टेक्निकली ये भी सेंटेंस है तो ठीक, मतलब ग्रामेटिकली देखा जाए, लेकिन वो थोड़ा सा वो क्लैरिटी के लिए वो कहते हैं कि दोबारा आप जो है एंड ना लगाएं। अब ये इसको इन्होंने इसको इनकरेक्ट में करेक्ट में डाला है, बट द फॉलोइंग सेंटेंस आर इनकरेक्ट। ही हैज़ अ वार्डरोब ऑफ वंडरफुल कार्विंग एंड विच वाज इन हिज फैमिली फॉर जनरेशंस। They wished him to drink with them, but which I declined. अब बट दोबारा जो है ना, वही बात है कि preposition आपने, सॉरी preposition कह रहा हूँ इसको मैं, कंजंक्शन दोबारा नहीं लगानी इस सेंटेंस के अंदर, ठीक है, अनलेस कि वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मैं इसको एक मिनट स्टॉप शेयर करता हूँ इसकी मैं